नमस्कार और स्वागत है आपका द डीप डाइव में। आज हमारे पास क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। और आज हमारा मिशन सिर्फ इसके आंकड़ों से आगे बढ़कर ये समझना है कि ये जो पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी चल रही है इसके पीछे की असल मशीनरी क्या है। बिल्कुल, ये लोग कौन से तरीके अपना रहे हैं और इन्हें रोकना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। हाँ, और ये जानना जरूरी भी है क्योंकि जो हेडलाइन वाले आंकड़े हैं वही डराने वाले हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि 2025 में क्रिप्टो के जरिए आप अंदाजा लगाइए लगभग 82 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। 82 बिलियन डॉलर्स? ये आंकड़ा तो अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। लेकिन जब हम इसकी तुलना 2020 से करते हैं, जब ये सिर्फ 10 बिलियन डॉलर था, तब इसकी असली रफ्तार का पता चलता है। सही कहा। ये सिर्फ कुछ अपराधियों की बात नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ये एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। बिल्कुल, ये एक तरह का औद्योगिक मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है जो क्रिप्टो से पहले मुमकिन ही नहीं था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस तेजी का एक बड़ा इंजन चीन से चलने वाले नेटवर्क्स हैं। अच्छा। अनुमान है कि 2025 में ये नेटवर्क हर दिन लगभग 40 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो को अवैध तरीके से प्रोसेस कर रहे थे। और यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है ना। चीन में तो क्रिप्टो ट्रेडिंग पर पूरी तरह से बैन है, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग हब बनकर उभर रहा है। हाँ, ये बहुत अजीब बात है। रिपोर्ट में ये भी था कि 2024 में चीनी अधिकारियों ने 3000 से ज्यादा लोगों पर ऐसे ही मामलों में मुकदमा चलाया था। तो कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। और इसकी वजह क्या है? ये इतने सफल कैसे हो रहे हैं? इसकी वजह है वो नए-नए तरीके जो ये अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में एक चीज का जिक्र है जिसे गारंटी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। गारंटी प्लेटफॉर्म? अच्छा, ये गारंटी प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है? देखिए, इसे आप एक तरह से अपराधियों का अपना एस्क्रो सर्विस समझिए। ओके, जैसे दो लोगों के बीच में कोई। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए 2 अनजान लोगों को कोई गैर कानूनी सौदा करना है, तो ये प्लेटफॉर्म बीच में आकर क्रिप्टो को तब तक होल्ड कर लेता है जब तक दोनों तरफ से डील पूरी ना हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये एक भरोसेमंद बिचौलिए का काम करता है, जिससे गैर कानूनी लेनदेन में भी अब सोचिए एक तरह का भरोसा बन जाता है। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन इससे एक बहुत बेसिक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, अगर हर एक ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर पर है, ब्लॉकचेन पर सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो फिर अधिकारी बस पैसों का पीछा करके इन लोगों को पकड़ क्यों नहीं लेते? ये तो एक विरोधाभास लगता है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है और ज्यादातर लोगों को यही कंफ्यूजन होता है। देखिए, ब्लॉकचेन पारदर्शी तो है, पर वो गुमनाम नहीं है। वो है छद्मनाम, सूडोनिमस। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप एक स्विस बैंक अकाउंट नंबर देख सकते हैं। उसमें कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब दिखेगा। लेकिन ये नहीं पता कि अकाउंट किसका है। बिल्कुल, आपको ये नहीं पता कि उस अकाउंट का मालिक कौन है। क्रिप्टो वॉलेट भी कुछ वैसे ही है। एड्रेस पब्लिक है, लेकिन उसके पीछे का इंसान वो छिपा हुआ है। और ये अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए फिर और भी तरीके अपनाते होंगे। हाँ, वो मिक्सर और चेन हॉपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि पैसों का निशान पूरी तरह मिटाया जा सके। तो ये क्रिप्टो का वो दोहरा पहलू है। जो चीज एक आम इंसान को निजता यानी प्राइवेसी देती है, वही चीज अपराधियों के लिए एक बेहतरीन ढाल बन जाती है। सही कहा। और यहीं पर एक वैचारिक टकराव भी है। कई क्रिप्टो समर्थक मानते हैं कि ये गुमनामी वाले टूल्स, ये जो मिक्सर्स वगैरह हैं, ये दमनकारी सरकारों में रहने वाले लोगों के लिए वित्तीय आजादी के लिए जरूरी हैं। अच्छा। तो एक तरफ अपराध है और दूसरी तरफ निजता और आजादी का सिद्धांत। रेगुलेटर्स इसी के बीच में फंसे हुए हैं। तो ये पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, अपराध और विचारधारा की एक बहुत जटिल लड़ाई है। बिल्कुल। तो आज के लिए इसे एक सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। अगर इन अपराधियों को रोकने के लिए हम ऐसे नियम बनाते हैं जो क्रिप्टो का जो मूल वादा है फाइनेंशियल प्राइवेसी का, उसे ही खत्म कर दे, तो क्या ये एक ऐसी कीमत है जिसे चुकाने के लिए हम तैयार हैं?